हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को आगे हम एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि हमने पढ़ लिया था बच्चों रिसोर्सेज साधन क्या होते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। अब ये प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वही मानव निर्मित संसाधन जो मिलते तो होते तो प्रकृति से ही हैं, लेकिन मानवों द्वारा, मानवीय प्रयासों द्वारा वो बनाए जाते हैं, फिर हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा। लोहा क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है ना, एक मेटल है। लेकिन लोहे से बना हुआ दरवाजा, लोहे से बनी हुई रॉड या जिस भी चीज का हम उपयोग करते हैं, लोहे से बनी हुई बेंच, लोहे से बनी हुई कुर्सी, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। जैसे हम बात करें लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें लकड़ी, लकड़ी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। लेकिन इसी लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल बनाते हैं। तो ये डाइनिंग टेबल क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर है, ठीक है, जैसे मेटल है, मेटल से बना हुआ स्पून है। तो मेटल तो हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, और इन्हीं से बने हुए ये सब क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज। तो देखो, जो मैन मेड रिसोर्सेज है, मानव निर्मित संसाधन है, वो बने हुए किससे, प्राकृतिक संसाधन से ही बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि अलग से कुछ बने हुए, नहीं, प्राकृतिक संसाधन से ही बने हुए हैं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पर ये मानवीय प्रयासों द्वारा हम इसे जो है कई सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सड़क है, ठीक है, तो सड़क भी किस चीज से बनी हुई है, सीमेंट से, रोड़ी से, बजरी से, ठीक है, कोल तार से, इनकी तार कोल तार, इन सारी चीजों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, लेकिन सड़क क्या है, मानव निर्मित, और जो चीजें इसमें यूज हो रही है वो क्या है, सारी वो सारी नेचुरल है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे अक्षय संसाधन और एक होते हैं हमारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अक्षय संसाधन क्या है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अक्षय संसाधन जो हमें कैसे मिलते हैं, जो हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं, जिनकी मात्रा खत्म ही नहीं, यानी कि जिनका हम कितना भी उपयोग करें ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। और दूसरे हैं समाप्त होने वाले संसाधन। अब इनका नाम ही देख लो, समाप्त होने वाले, यानी कि कैसे होंगे, सीमित मात्रा में होंगे। यदि हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। क्लियर? चलो, फिर है कोल। फिर हमने कोल के बारे में बात की थी कि कोल क्या होता है, एक बार आप इसे रीड कीजिए, फिर आगे यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कोल के बारे में कि कोल क्या होता है। कोल बच्चों, जैसे हम कोल को देख करके बता सकते हैं ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हार्ड है, ब्लैक है, स्टोन जैसा यानी कि पत्थर जैसा है। कोल का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कोल से बच्चों जो रेलवे इंजन है, भाप बना करके उनको चलाने के लिए काम किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। अगला, इसको जो है फ्यूल के रूप में भी हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये कुछ कोयले के उपयोग हमने देख लिए थे। फिर कोल के जो है तीन पार्ट हमने देखा था, कोक, कोलतार और कोल गैस। ठीक है, ये कोयले से हमें मिलते हैं। तो सॉलिड कोक, लिक्विड कोलतार और गैस होती है कोल गैस। तीनों हमने पढ़ लिया था कि कैसे कैसे कोयले से हमें ये तीनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, पढ़ ली थी, समझ लिया था हमने, और इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी, इनके यूजेस भी देख लिए थे, क्या प्रॉपर्टीज है और क्या यूजेस है। फिर हमने कोल की स्टोरी के बारे में बात की थी कि कोल की स्टोरी क्या है, यानी कि कोयले की पूरी कहानी क्या है, कैसे जो है कोयला बनता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अर्थ जो है हमारी, वहां पर क्या थे, घने जंगल थे। ठीक है, निचले जलीय क्षेत्रों में भी क्या थे, घने वन थे।
अब बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये जो घने वन थे ये धीरे धीरे ये क्या हो गए, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण मृदा में दफन हो गए या पूरी तरीके से दब गए। अब जब ये मृदा में दफन हो गए तो धीरे धीरे मिट्टी की और ज्यादा लेयर जो है इनके ऊपर आती गई और ये क्या होते गए, कंप्रेस होते गए यानी कि संपीड़ित हो गए और धरती में और ज्यादा अंदर को चले गए। चले जाएंगे अंदर को, बिल्कुल जाएंगे। जैसे और ज्यादा मिट्टी की लेयर इनके ऊपर आती जाएगी ये और अंदर को क्या होते जाएंगे, कंप्रेस होते जाएंगे। क्लियर। अब जैसे जैसे ये और कंप्रेस होते गए तो धीरे धीरे वहां पर उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण इतने मिलियन वर्षों में ये जो घने वन थे ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, जो जितनी ये मृत वनस्पति थी ये सभी कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो ये तो थी कोयले के बनने की प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, जिसमें ये जो घने वन थे, जंगल थे, या हम कहें ये जो वनस्पति थी अमृत हो गई है ना, जब मिट्टी में दब गई है तो ये मृत वनस्पति धीरे 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 टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से धीरे 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 इसमें कोयले में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनाइजेशन या हम कहें कार्बनीकरण। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आप। तो चलो वही हमने पढ़ा कि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मृत वनस्पति है उसके ये अवशेष ही तो है, इसीलिए हम कोयले को क्या कहते हैं, एक फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, यानी कि एक जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बनता है इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। अब कोयले के बारे में काफी सारी चीजें हम समझ गए हैं। अच्छा, क्या क्या हमने समझा है। अच्छा, ये हमारी इस तरीके से कोयले की खान होती है, कोल माइन। ठीक है, चलो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास संसाधन के बारे में पढ़ा। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन जिनका उपयोग करके हम अपने किसी भी काम को बहुत आसान बना देते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, एक हमारे पास है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, हमें प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन में भी दो पार्ट है, एक तो है अक्षय संसाधन, एक है समाप्त होने वाले संसाधन। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अक्षय संसाधन। तो हमें पता है जो कभी समाप्त नहीं होते। ठीक है, जो असीमित मात्रा में होते हैं, जैसे सनलाइट है, ठीक है, एयर है, जिनका हम उपयोग कितना भी करें ये समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो हमें नहीं पढ़ने, हम पढ़ रहे हैं ये जो हमारे समाप्त होने वाले संसाधन है, यानी कि हम कहें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे थे कोयले के बारे में। कोयला सबसे पहले हमने पढ़ लिया था, कोयला क्या है, कोयले की स्टोरी क्या है, कोयले के यूजेस यानी कि उपयोग क्या क्या है। फिर कोयले के उपयोग में हमने कोक पढ़ना है, कोक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कोल तार, फिर हमने पढ़ी थी कोयला गैस। ठीक है, साथ में इनसे ही रिलेटेड हमें पढ़ना था फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन, कार्बनाइजेशन यानी कि कार्बनीकरण, कार्बनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ लिया था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, इसके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है वो भी हमने देख लिया। जैसे पेट्रोलियम के बहुत सारे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमिन है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग क्या है इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो पेट्रोलियम है इसके बारे में अभी हम रिविजन भी कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कोल के बारे में हमने बात की थी कि कोल में मुख्यतः कार्बन होता है और जब कोल को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि ये मृत वनस्पति के अवशेषों से बना हुआ है। अब कोक के जो है हम कहें कि 3 यूजफुल प्रोडक्ट हमें कोल से मिलते हैं, कोयले से मिलते हैं। अब वो क्या क्या है? एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड है कोल, लिक्विड है कोल तार और गैस है कोल गैस। ठीक है, अब ये कोक क्या है? जैसे कि हमें इमेज में दिख भी रहा है, कोक कैसा है? टफ है, पोरस है, ब्लैक है। ठीक है, सब्सटेंस। और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और इसका उपयोग किया जाता है स्टील यानी कि इस्पात के मैन्युफैक्चर में और अन्य धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टील बनाने के लिए, स्टील के निर्माण के लिए और अन्य धातुओं के निष्कर्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोल तार। तो कोल तार में भी हमने देख लिया था, ये कैसा है? लिक्विड जैसा है, लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण है। ठीक है, लिक्विड है, गाढ़ा है और कैसी गंध आती है? इसमें अप्रिय गंध आती है, यानी कि हम कहें अनप्लीजेंट स्मेल आती है। अब इसमें भी जो है कई सारे कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग, अब कोल तार से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनका उपयोग रंगों में, दवाओं में, पेंट में, ठीक है, इत्र में, इनके लिए शुरुआती सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये बात हो गई कोल तार की। हम यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि कोल तार कैसा है? ब्लैक है, थिक है और अनप्लीजेंट स्मेल इसमें से आती है। ठीक, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, इससे जो है हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, रूफिंग मटेरियल, पेंट, naphthalene ball used to repel moth and other insect are also obtained from कोल तार। तो इतनी चीजें तो हमें कोल तार से मिलती ही है, लेकिन जो नैप्थलीन बॉल है ना, कपूर के जो बॉल्स होते हैं, कपूर की जो गोलियां होती हैं, वो जिससे हम क्या करते हैं? जो इंसेक्ट हैं, मॉथ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको भगाते हैं, यूज करते हैं कपूर की गोलियों का। बिल्कुल करते हैं। तो वो भी हमें कहाँ से मिलती है? वो भी कोल तार से ही मिलती है। इतना क्लियर हो गया? चलो एक बार आप कोल तार को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी कोल गैस की। अब कोल गैस जब हम कोयले से कोक बनाते हैं उसी दौरान हमें कोल गैस मिलती है। फिर इस कोल गैस का उपयोग जो है जो कोयला प्रसंस्करण संयंत्र है उनके आसपास में स्थित जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, वहां पर इस कोल गैस का उपयोग किया जाता है। ये वहां पर ले जाई जाती है, वहां पर जो है ये एज अ फ्यूल इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोल गैस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम से हमें कई सारे उत्पाद मिलते हैं, उसमें से पेट्रोल भी एक है और डीजल भी एक है। अब पेट्रोल डीजल का उपयोग जो है आप भली भांति जानते हैं। पेट्रोल का उपयोग जो है, जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, इन सभी में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। बाकी अगर हम डीजल की बात करें तो जो हमारे भारी मोटर वाहन है, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, ठीक है, इन सभी में फ्यूल के रूप में जो है डीजल का उपयोग किया जाता है। ये सभी हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, अब पेट्रोलियम की जो प्रोसेस है, जब पेट्रोलियम बनता है तो पेट्रोलियम के साथ साथ हमें जो है नेचुरल गैस यानी कि जिसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी मिलती है। पेट्रोलियम मिलता कहाँ से, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। यानी कि पेट्रोलियम हमें मिलता है समुद्र में रहने वाले जीवों से। कैसे? देखो, जब ये समुद्र में रहने वाले जीव जो है मृत हो जाते हैं तो इनके जो ये मृत शरीर है, डेड बॉडीज है, ठीक है, इनकी जो ये बॉडीज है ये चली जाती है समुद्र के पेंदे में यानी कि बॉटम में, और बॉटम में जाकर के सेटल हो जाती है। धीरे धीरे मिट्टी की लेयर इनके ऊपर आती जाती है, ये पूरी कवर हो जाती है। कवर होकर के ये अंदर की तरफ जाएंगे, है ना, कवर होंगी तो कंप्रेस होकर के अंदर की तरफ जाएंगे और मिट्टी की लेयर इनके ऊपर आती जाएंगी तो पूरी ये कवर हो जाएंगे। अब वहां पर क्या है? एयर की प्रेजेंस है ही नहीं, यानी कि एयर की क्या है? अनुपस्थिति है, एब्सेंस है। एयर की एब्सेंस की वजह से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो मृत ऑर्गेनिज्म से
ये धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो जैसे हमने कोल की स्टोरी पढ़ी वैसे ही पेट्रोलियम की स्टोरी को भी एक बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया था, हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। फिर हमने बात की थी जो पेट्रोलियम है इसकी जो रिफाइनिंग है, ठीक है, इसकी रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम हमें यहाँ से हमने डिपॉजिट से पेट्रोलियम निकाला और सीधा इसको जो है अलग अलग करके इसका यूज करने लगे, नहीं। पहले इसे क्या किया जाता है, पहले इस पेट्रोलियम को जो है इसके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है इसे सेपरेट किए जाते हैं। कहाँ पर? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ठीक है, चलिए, यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। फिर उसके बाद हमने अलग अलग उपयोग देख लिए थे। किसके उपयोग देख लिए थे? ये जो टेबल है यहाँ पर लिखे हुए हैं पेट्रोलियम के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट, और इन अलग अलग कंस्टिट्यूएंट के क्या क्या यूजेस हैं ये भी हमने देख लिए थे। ठीक है, डिटेल में, जैसे कि एलपीजी है यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये भी पेट्रोलियम का एक इम्पोर्टेंट या हम कहें मुख्य कंस्टिट्यूएंट है। इसके कई सारे यूजेस हैं। एलपीजी का उपयोग घरों में गैस एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है, खाना पकाने के लिए और भी चीजों के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है हमारे पास पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग जो हमारे वाहन है उनको चलाने के लिए किया जाता है, और शुष्क धुलाई के लिए एज अ सॉल्वेंट भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारे पास है कैरोसिन। तो कैरोसिन का उपयोग स्टोव में किया जाता है, ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट में, लैंप में, इनमें जो है एज अ फ्यूल इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारे पास डीजल है। तो डीजल जनरेटर को चलाने के लिए, ट्रक, ट्रैक्टर, जो भी हमारे भारी मोटर वाहन है उनको चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। अगला हमारे पास है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेशन के लिए। ठीक है, अगला है पैराफिन वैक्स या पैराफिन मूव। तो ये ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन, वैक्स, कलर बनाने के लिए या क्रेयॉन्स को बनाने के लिए ये पैराफिन वैक्स का उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें बिटुमिन। तो बिटुमिन का उपयोग रोड सरफेसिंग के लिए और पेंट्स में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था। एलपीजी इस तरीके से सिलेंडर्स देखे हैं हमने अपने घरों में, तो इनमें भरी हुई होती है पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये जो सिलेंडर्स हैं इनको जब हम ऐसे शेक करेंगे तो ये तो हमें लगता है कि इसके अंदर लिक्विड है, तो वो असल में लिक्विड नहीं होता है, वो होती है पेट्रोलियम गैस। अब इस पेट्रोलियम गैस को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, तरलीकृत हो जाती है, या हम कहें द्रवित हो जाती है। ठीक है, फिर जो है लिक्विड की तरह हमें ये लगती है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से ऑन करते हैं और गैस ऑन करते हैं तो वहां से तो गैस ही निकलती है, या वहां से भी पानी निकलता है? नहीं निकलता है ना, कोई लिक्विड, गैस निकलती है। इसका मतलब कि उसे जो है हाईली कंप्रेस करके जो है सिलेंडर्स में भरा जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आपने अपनी परफ्यूम या डीओ जो होते हैं उनकी बॉटल्स देखी होगी, उनकी बॉटल्स को भी जब आप शेक करते हो तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ लिक्विड है, लगता है परफ्यूम की बॉटल के अंदर की लिक्विड होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो ऊपर के बटन को, तो आप क्या देखते हो, उससे जो है गैस बाहर आती है। ठीक है, वो गैस क्या हो जाती है, पूरी क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, हर जगह फैल जाती है। अगर यहाँ पर हम परफ्यूम की बॉटल को एक स्प्रे करेंगे तो उसकी जो स्मेल है लगभग पूरे रूम में फैल जाती है, फैल जाती है। तो होता क्या है, अब हमें लगता तो है उसके अंदर लिक्विड है, लेकिन वो असल में होता क्या, वो गैस होती है, जिसे क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर उनमें फिल किया जाता है, जिससे कि वो लिक्विड जैसी हमें लगती है। ठीक है, चलिए, तो प्रेस करने पर इनका जो सारा प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है और वो बाहर आकर के डिफ्यूज हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है, जैसे गैसेस की प्रॉपर्टी होती है ना। उसे जहां पर डाला जाता है, जिस भी कंटेनर में डाला जाता है, वो उसी का ही शेप ले लेती है। जैसे मान लो गैस की एक कुछ क्वांटिटी हमने ली, उस क्वांटिटी को इस कंटेनर में और इस कंटेनर में, दोनों कंटेनर में बराबर क्वांटिटी की गैस को भरा गया। अब इसमें जो है, इसमें भी पूरा ये स्पेस घेरेगी गैस, और इसमें भी जो है गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, पूरे स्पेस को घेर लेंगे। तो गैस को जितना भी बड़ा स्पेस दिया जाएगा वो सारे स्पेस को क्या करेगी, घेरेगी। ये गैस की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए छोटी छोटी चीजें हमें समझनी थी, जो कि हमने समझ ली है। फिर हम प्राकृतिक गैस के बारे में बात कर रहे थे। ये जो नेचुरल गैस है इसे भी क्या किया जाता है, कंप्रेस करके हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर इसे कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित करके जो है भंडारित किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। सीएनजी, सीएनजी को वाहनों में भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सीएनजी क्या है, एक क्लीन फ्यूल है, इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता।
ठीक है। अब किसी और फ्यूल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये भी फ्यूल है ना। हम कार में अपने जो जो भी हमारे वाहन है, इन सभी में इनका उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, ये अलग अलग जो फ्यूल्स है, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ये अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ये गैसेस हमारे एनवायरमेंट में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है और एसिड रेन जैसी समस्याएं पैदा करती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन भी करते हैं। ठीक है। और हवा में जो है छोटे छोटे मुहिम कण भी छोड़ते हैं, जिससे जो है जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, और जिससे जो है हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ऐसा भी ये जो फ्यूल्स हैं, सारे अदर फ्यूल्स जो हैं, वो पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं, इसीलिए ज्यादा उपयोग इनका हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जो कि लगभग लगभग क्या क्लीन फ्यूल है, इससे किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, कम प्रदूषणकारी ये होता है। फिर सीएनजी के कुछ यूजेस हमने देख लिए थे। पहला तो ये क्या है, स्वच्छ ईंधन है, कम प्रदूषणकारी है। फिर ये एक जीवाश्म ईंधन भी है, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये हमें इतने सालों बाद मिलता है, और जो ऑर्गेनिज्म थे, है ना, समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो थे, उनके मृत अवशेषों से मिलता है, इसीलिए ये जीवाश्म ईंधन है। और ये कैसे मिलता है हमें, जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है तो साथ में नेचुरल गैस भी बनती है। ठीक है, तो नेचुरल गैस भी हमें ऐसे ही मिलती है। इजी टू ट्रांसपोर्ट है, यानी कहीं ले जाना या कहीं से लेकर के आना क्या है, इसको इजी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। नो रेजिड्यू, यानी कि जलने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अवशेष या रेजिड्यू नहीं छोड़ती। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी जब जलती है तो जलने के बाद कोयला, राख, काफी सारी चीजें छोड़ती है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ता। अगला है इसके जो है कई सारे भंडार है, कई सारे, जैसे तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया था। फिर नेचुरल गैस हमने देख लिया था, ये भी। फिर हम बात कर रहे थे कुछ प्राकृतिक संसाधन जो सीमित है, यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, ये जीवाश्म ईंधन भी है। अब इन्हें बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। अगर हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे, और जो है हम इसे सेव नहीं कर पाएंगे हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, और दूसरा इससे ये प्रॉब्लम भी है कि ये क्या है, प्रदूषण भी करता है। तो ज्यादा उपयोग करने से तो हमारा नुकसान ही है। कम उपयोग करेंगे तो पॉल्यूशन से भी बचेगा, है ना। पॉल्यूशन से भी जो है हम, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, पॉल्यूशन से भी क्या हो जाएगा, अर्थ सेफ रहेगी। दूसरी चीज ये है कि हम इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी उपयोग करना है जब बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आवश्यक हो, नहीं तो हमें इसका उपयोग नहीं करना है इतना ज्यादा। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा कि जो पर्यावरण है वो बेहतर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो कम रहेगा, और ईंधन उपलब्धता लंबे समय तक होगी। तो ईंधन जो है लंबे समय तक उपलब्ध भी रहेंगे, जल्दी इजीली जो है ये एक्सटिंक्ट नहीं, या हम कहें इजीली समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ और है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी कि पीसीआरए, लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं, उनके गुर हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर पीसीआरए की कुछ गाइडलाइंस है जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे फ्यूल्स हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, इनको भी सेव कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, और ये फ्यूल जो है लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या गाइडलाइंस है। तो पहला है, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। ठीक है, समान और मध्यम गति से गाड़ी को चलाना है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर दें। तो जहां पर प्रतीक्षा करनी हो, जहां पर हमें रुकना हो, वहां पर हमें क्या कर लेना है, गाड़ी के इंजन को बंद कर देना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पेट्रोल हमारा खर्च नहीं होगा। अगला है, टायरों का दाब सही रखिए। तो टायरों पर जो प्रेशर है वो हमें चेक करते रहना चाहिए, सही है या नहीं है। अगर कम लगता है तो हम इसको सही करवा सकते हैं। ठीक, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, और गाड़ियों का नियमित रख रखाव हमें सुनिश्चित करना है। क्लियर है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, गाइडलाइंस है, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी वही गाइडलाइंस है कि कांस्टेंट स्पीड में चलाना है, मॉडरेट स्पीड में चलाना है,
ठीक है, इंजन को ट्रैफिक लाइट में या जहां पर हमें रुकना है तो वहां पर क्या कर लेना है, इंजन को बंद कर लेना है, स्विच ऑफ कर लेना है। टायर का करेक्ट प्रेशर हमें इंश्योर करना है और अपना जो व्हीकल है, जो हमारा व्हीकल है उसकी रेगुलर मेंटेनेंस हमें इंश्योर करनी है। चलिए, तो आप हिंदी में नोट करना चाहें आप हिंदी में नोट कर सकते हैं, इंग्लिश में नोट करना चाहें तो आप इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए इसे एक बार। चलिए, तो इतना समझ में आ गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने कोल के बारे में, देखो सबसे पहले हमने संसाधनों के बारे में बात की, कुछ प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों के बारे में बात की। फिर अगर हमने प्राकृतिक संसाधनों को काफी डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन को ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। ठीक, फिर यहाँ पर भी हमने अलग अलग संसाधन देखे, एक्सॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने बात की कोल और पेट्रोलियम की, जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन है लेकिन कैसे हैं, समाप्त होने वाले संसाधन है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ा, इनके फॉर्मेशन के बारे में बात की, इनसे क्या क्या उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं इनके बारे में हमने बात की। क्लियर इतना। फिर इसके बाद हमने बात की पेट्रोलियम में जो एक और हमें मिलता है पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के साथ साथ, जो कि है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है, कैसे इसे स्टोर किया जाता है, तो इसे कंप्रेस करके सीएनजी के रूप में, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर क्यों हमें सीएनजी का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में हमने बात की, क्योंकि सीएनजी क्या है, कम प्रदूषणकारी है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हमने देखे, जैसे कि संसाधनों के बारे में, जैसे कुछ संसाधन जो है सीमित मात्रा में है तो कैसे हमें उसका उपयोग करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ज्यादा उपयोग करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कम उपयोग करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में बात की। फिर पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व किया जा सकता है ना, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में है जिसे हम कर सकते हैं, तो कैसे हम जो है पेट्रोलियम को या पेट्रोल को या कोल को कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम को, डीजल को, पेट्रोल को सेव करने के कुछ रूल्स थे, कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ एडवाइजेस थे पीसीआरए के, तो हमने देख लिए थे। गाइडलाइंस नहीं कहेंगे, हम एडवाइस कहेंगे। तो वो कुछ ऐसी एडवाइजेस देते हैं लोगों को कि हमें किस प्रकार से जो है हम अपने फ्यूल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसे आप देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।